Okay students, let's continue chapter 14, that is respiration in plants. In today's lecture students, we will study about electron transport chain and oxidative phosphorylation. So let's start. Students, we have already done that respiration is of two types, that is aerobic and anaerobic. Respiration which takes place in the presence of oxygen is aerobic, and respiration which occurs without oxygen, that is anaerobic. So aerobic respiration is taking place inside the mitochondria in the presence of molecular oxygen in most of the plants and animals. Then we divided the aerobic respiration into four phases: the glycolysis, the oxidative decarboxylation and Krebs cycle, and the last one is electron transport system. Students, we have already done the glycolysis pathway that takes place in the cytoplasm, and we studied that one molecule of glucose, which is a 6-carbon compound, it breaks down into the two molecules of pyruvate, which is a 3-carbon compound, and this pyruvate, it enters into the mitochondria, then it undergoes oxidative decarboxylation and it results in the formation of acetyl coenzyme A. सो एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है वो किस में बना था स्टूडेंट्स? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन में बना था, जो कि एक लिंक है बिटवीन द ग्लाइकोलाइसिस एंड द Krebs cycle. Then acetyl coenzyme A, it enters the Krebs cycle. Okay, so Krebs cycle में हमने देखा कि किस तरह से Krebs cycle हुआ और हमारे पास ATP प्रोड्यूस हुआ और रिड्यूसिंग पावर्स प्रोड्यूस हुई, दैट इज NADH एंड FADH2. और जो ये रिड्यूसिंग पावर्स जो हमारे पास बनी Krebs cycle के अंदर स्टूडेंट्स, ये जो रिड्यूसिंग पावर है ये अपने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र करेंगे ऑक्सीजन को. अल्टीमेट जो इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर है वो ऑक्सीजन है और वो रिजल्ट करेगा इन द फॉर्मेशन ऑफ वाटर. बट स्टूडेंट्स, जो NADH है और FADH2 है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स डायरेक्ट ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, वो ट्रांसफ़र करेंगे थ्रू द सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स. और ये इलेक्ट्रॉन कैरियर्स क्या बनाएंगे? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाएंगे, या हम इसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी कहते हैं, एंड इट इज़ लोकेटेड इन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया. ओके, सो ये मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया स्टूडेंट्स. हमने अपना एरोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट किया था ग्लाइकोलाइसिस, और ये साइटोसोल में होता है. साइटोसोल मीन साइटोप्लाज्म में होता है, और ग्लूकोज जो है वो ब्रेक डाउन करके पायरुवेट बनाता है. सो पायरुवेट जो है वो किस में एंटर करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करेगा. सिट्रिक एसिड साइकिल और Krebs साइकिल के बीच में जो लिंक है दैट इज़ ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, जिससे एसिटाइल कोएंजाइम बना, और एसिटाइल कोएंजाइम जो है वो सिट्रिक एसिड पाथवे फॉलो करेगा. उसके बाद यहाँ पे हमारा ATP भी प्रोड्यूस हुआ, और उसके बाद रिड्यूसिंग पावर्स प्रोड्यूस हुई NADH एंड FADH2. और ये जो रिड्यूसिंग पावर्स जो हैं स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको बताया कि रिड्यूसिंग पावर्स जो हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उसको ट्रांसफ़र करेंगी टू द ऑक्सीजन, एंड अल्टीमेट जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो क्या है? ऑक्सीजन है, एंड इट विल रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ वाटर. बट NADH और FADH2 जो हैं दे कैन नॉट ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स डायरेक्टली टू द ऑक्सीजन, बट they will pass the electron through the series of electron carriers. और ये इलेक्ट्रॉन कैरियर्स जो हैं ये क्या बनाएंगे? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाएंगे या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बनाएंगे. और किस तरह से फर्दर जो है हमारे पास एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन होगा, जिससे एनर्जी प्रोड्यूस होगा, फॉर्मेशन ऑफ ATP होगा. सो ATP इज फॉर्म बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ NADH एंड FADH2. ठीक है, वो ऑक्सीडाइज होंगे, इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होगा, और ये एनर्जी जो है दैट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ATP. ओके, सो बिफोर वी स्टार्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन डिटेल, स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी which part of mitochondria exactly, which is the exact place inside the mitochondria where the electron transport chain is located. So this is the structure of mitochondria. So mitochondria has two membranes. This is the outer membrane and the inner membrane. So space which is present between the outer membrane and the inner membrane is known as intermembrane space. And inside we have the matrix, DNA and Christies. Christies are the inner membrane of the mitochondria, which is forming a number of folds. So this is known as Christie. So students, जो Krebs cycle है, Krebs जो glycolysis pathway है, that
occurred in the cytoplasm. So Krebs cycle जो है वो कहाँ हुआ था? In the matrix of the mitochondria. Now Krebs cycle जो reducing powers produce करेगा NADH and FADH2, उसमें से जो electrons जो हैं they will donate the electrons to the set of the enzyme complexes. So हमारे पास बहुत सारे enzyme complex हैं जो कि inner mitochondria membrane के ऊपर present होते हैं. So electron transport chain जो है वो क्या है students? ये set of enzymes है हमारे पास जो कि कहाँ प्रेजेंट है. What is electron transport chain? Electron transport chain is actually set of enzymes which are located on inner mitochondria membrane. So ये एक main source है energy के in the aerobic pathway, right? So we will study it in the detail. So electron transport system जो है वो एक ट्रांसफ़र करेगा electrons from NADH and FADH2. NADH and FADH2 क्या है? ये reducing powers हैं जो कि हमारी कहाँ प्रोड्यूस हुई थी? NADH हमारे Krebs cycle में भी बना था, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन के टाइम पे भी रिड्यूसिंग पावर प्रोड्यूस हुआ और इन द Krebs cycle ऑल्सो. दिस वी हैव ऑलरेडी डन. स्टूडेंट्स, अगर आप इस टॉपिक को बहुत क्लियरली समझना चाहते हो तो यू मस्ट फर्स्ट जस्ट रिवाइज योर ग्लाइकोलिसिस पाथवे एंड द Krebs cycle. ओके. सो जो इलेक्ट्रॉन्स डिराइव हुए NADH और FADH2 से वो कंबाइन करेंगे विद व्हाट? विद ऑक्सीजन. And energy released from these oxidation reduction reaction is used to derive the synthesis of ATP from the ADP. So this transfer of electrons is done by multiple carriers. अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि जो अल्टीमेट हमारा कैरियर है इलेक्ट्रॉन का वो ऑक्सीजन है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है वो अल्टीमेटली ऑक्सीजन के पास जो है वो डायरेक्टली नहीं जा सकते. वो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं वहाँ से पास करेंगे और अल्टीमेटली जो फाइनल कैरियर है वो ऑक्सीजन उसके पास पहुँच जाएंगे. ऑक्सीजन जो है वो रिड्यूस होगा एंड इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ वाटर. राइट. सो यहाँ पे हमारे पास सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर होंगे जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बनाएंगे एंड विच इज प्रेजेंट ऑन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया. राइट स्टूडेंट्स. सो फाइनल जो एक्सेप्टर है इलेक्ट्रॉन्स का दैट इज ऑक्सीजन. सो ऑक्सीजन जो है वो फाइनल एक्सेप्टर होगा, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन को डायरेक्ट एक्सेप्ट नहीं करेगा और उससे ऑक्सीजन जो है उस इलेक्ट्रॉन सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर से पास होगा. अल्टीमेटली जो है वो ऑक्सीजन के पास पहुंचेगा और ऑक्सीजन जो है वो क्या बनाएगा? वाटर बनाएगा. राइट. सो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डन बाय मल्टीपल कैरियर्स और वो बनाएंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. तो स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसपोर्ट चेन है उसके पास ये बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस हैं. लाइक यहाँ पर आप देख सकते हो. सो कॉम्प्लेक्स 1 है, 2 है, 3 है, 4 है. सो ये क्या है? ये हमारे पास सेट ऑफ एंजाइम्स हैं विच आर लोकेटेड ऑन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन. सो देर आर 4 सेट ऑफ एंजाइम. एक्चुअली ये एंजाइम कॉम्प्लेक्स हैं. सो एंजाइम इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रेवल करेगा फ्रॉम एंजाइम कॉम्प्लेक्स 1, 2, 3 एंड 4. सो इसमें इस मूवमेंट में स्टूडेंट्स एनर्जी जनरेट होगी और वो एनर्जी जो है वो क्या करेगी? इट इज़ यूज टू पंप द प्रोटॉन्स फ्रॉम द इनर जो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में. ये क्या करेगा? ये जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी ये प्रोटॉन्स को पंप करेगी इनटू द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस. कहाँ से प्रोटॉन्स को पंप करेगी? ये जो मैट्रिक्स है. मैट्रिक्स क्या था? ये मैट्रिक्स इंटरनल पार्ट है. यहाँ से मैट्रिक्स से प्रोटॉन्स को पंप करेगी इनटू द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस. ठीक है. सो ये कॉन्टिन्यूस पंपिंग होगी प्रोटॉन्स की इनटू द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, जिस कारण जो हमारा इंटर मेम्ब्रेन स्पेस होगा उसमें प्रोटॉन्स का कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ जाएगा. इसको हम अभी स्टडी करेंगे. सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है वो कौन से डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस या कौन से हमारे पास एंजाइम कॉम्प्लेक्स हैं जिससे वो बनेगा. सबसे फर्स्ट जो कॉम्प्लेक्स होता है उसको हम कहते हैं NADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स. इसको हम कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, NADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स. ठीक है. सो ये एक डिहाइड्रोजिनेज क्या करेगा? बिकॉज वो रिमूव करेगा हाइड्रोजन फ्रॉम NADH. सो इसको हमने कम्प्लेक्स क्यों बोला? क्योंकि स्टूडेंट्स इसके पास FMN भी है, देन उसके पास आयरन सल्फर है, इसीलिए हम इसको कॉम्प्लेक्स बोलते हैं. सो ये रिसीव करेगा इलेक्ट्रॉन फ्रॉम NADH और ट्रांसफ़र इसको करेगा टू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन.
राइट। सो ये हमारे पास फर्स्ट जो है वो कॉम्प्लेक्स है। सेकेंड कॉम्प्लेक्स जो होता है हमारे पास उसको हम कहते हैं सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स जो होता है या सक्सिनेट COQ रिडक्टेज भी इसको हम बोलते हैं। सो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स जो है वो ये हाइड्रोजन को रिमूव करेगा फ्रॉम द कंपाउंड्स। ये हमने क्रेब्स साइकिल में पढ़ा कि सक्सिनेट जो है इट रिमूव्स द हाइड्रोजन फ्रॉम सक्सिनेट, और सक्सिनेट और ऑक्सीडाइज करेगा तो फ्यूमिरेट इसने बनाया था। सो दैट वाज द स्टेप ऑफ द क्रेब्स साइकिल जब फ्यूमिरेट के फॉर्मेशन हुआ था। इसको भी हम कॉम्प्लेक्स बोलते हैं बिकॉज इसके पास स्टूडेंट्स आयरन और आयरन सल्फर पिगमेंट होते हैं। सो यहाँ पर ये क्रेब्स साइकिल का पार्ट है जो कैटालाइज करता है रिएक्शन ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ सक्सिनेट टू द फ्यूमिरेट। ठीक है। सो FADH2 जो प्रोड्यूस होगा वो अपने इलेक्ट्रॉन्स भी डोनेट कर देगा टू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। देन हमारे पास कॉम्प्लेक्स 3 है। कॉम्प्लेक्स 3 को हम साइटोक्रोम रिडक्टेज भी कहते हैं और इसको साइटोक्रोम QC ऑक्सीडो रिडक्टेज भी बोलते हैं, राइट। सो ये जो साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स है ये ग्रुप ऑफ प्रोटीन है, इनके पास हीम कॉम्प्लेक्स होता है, आयरन कोर होता है। तो हमारे पास 3 टाइप के साइटोक्रोम्स होते हैं, दैट इज साइटोक्रोम हमारे पास B है, साइटोक्रोम जो है वो C1 है एंड साइटोक्रोम जो है वो C है। So it also accepts electron from the electron transport chain and transport it to the cytochrome C. ठीक है। साइटोक्रोम C जो होता है वो ट्रांसपोर्ट करता है इलेक्ट्रॉन्स टू कॉम्प्लेक्स 4। सो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स 4 आ गया, इसको हम साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कहते हैं। सो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज भी एक कॉम्प्लेक्स है, इसके पास हीम है और कॉपर यूनिट है। सो इसका मेन जॉब क्या है स्टूडेंट्स? इसका मेन जॉब है ये ऑक्सीडाइज करता है साइटोक्रोम C को, राइट। सो इट रिसीव्स इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से रिसीव करेगा? थर्ड वाले से रिसीव करेगा, साइटोक्रोम C से, और यूज करेगा इलेक्ट्रॉन्स को टू द रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन टू द वाटर। सो जो कॉम्प्लेक्स 4 है इसको हम साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इसका मेन जॉब है ये साइटोक्रोम C को ऑक्सीडाइज करेगा, रिसीव करेगा इलेक्ट्रॉन फ्रॉम साइटोक्रोम C। सो दिस इज साइटोक्रोम C। सो साइटोक्रोम C से इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगा और इस इलेक्ट्रॉन को यूज करेगा फॉर द रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन टू द वाटर। Okay, so these are the main 4 components of electron transport chain which is present on the inner membrane of mitochondria. Okay, so student हम now we will try to study the working of the electron transport system. So electron transport system एक pathway है जो inner mitochondrial membrane पे present है, through which electron pass करेगा from one carrier to the another carrier. So this is to release and utilize the energy stored in NADH2 and FADH2. So electrons जो हैं वो pass होंगे ultimately to the oxygen and it will get reduced and results in the formation of the water. So let's study these steps one by one. सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट कॉम्प्लेक्स है स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स हमने अभी देखा जो कि NADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम NADH आर ऑक्सीडाइज्ड बाय NADH डिहाइड्रोजिनेज, दैट इज कॉम्प्लेक्स 1। सो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कहाँ से स्टार्ट होगा? NADH2। NADH2 जो है अपना इलेक्ट्रॉन्स किसको देगा? फर्स्ट कॉम्प्लेक्स को, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हम ये देखेंगे, ये NADH2 है हमारा। सो NADH2 जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन किसको देगा? इलेक्ट्रॉन जो है ये हमारा फर्स्ट कॉम्प्लेक्स है। सो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स को कौन रिसीव करेगा? FMN, बिकॉज ये कॉम्प्लेक्स है। FMN क्या होता है? फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड जो है अपना इलेक्ट्रॉन पास करेगा FeS को, वो आयरन सल्फर है, ठीक है। FeS जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन किसको देगा? FeS अपना इलेक्ट्रॉन पास करेगा यूबीक्यूनॉल को। दिस इज U and Q, दिस इज यूबीक्यूनॉल। यूबीक्यूनॉल जो है इट इज फ्रीली परमिएबल मॉलिक्यूल है इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। सो ये जो रिडॉक्स रिएक्शन जो है स्टूडेंट्स ये एनर्जी जनरेट करेंगे और ये एनर्जी जो है इट इज यूज्ड टू पंप 4 प्रोटॉन्स फ्रॉम द मैट्रिक्स। ये हमारा मैट्रिक्स है अभी मैंने आपको माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर बताया था। सो ये जो रिडॉक्स रिएक्शन है ये एनर्जी जनरेट करेगा विच इज़ यूज टू पंप 4 प्रोटॉन्स, ठीक है, फ्रॉम द मैट्रिक्स इनटू द
इनर मेम्ब्रेन स्पेस। इनर मेम्ब्रेन स्पेस क्या है? जो दो मेम्ब्रेन्स के बीच में स्पेस है उसको हम बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन स्पेस। ठीक है, सो ये जो हमारा एनर्जी प्रोड्यूस हुआ ये पंप करेगा 4 प्रोटॉन्स फ्रॉम द मैट्रिक्स टू द इनर मेम्ब्रेन स्पेस। अब उसके बाद क्या होगा स्टूडेंट्स? अब यहाँ पर आप देखो ये जो हमारा यू क्यू है, यू क्यू क्या था? अभी मैंने बताया यूबिक्यूनॉल। यूबिक्यूनॉल जो है वो 2 प्रोटॉन्स लेगा मैट्रिक्स से और रिड्यूस हो जाएगा और वो बनाएगा QH2। QH2 जो है वो उसका रिड्यूस्ड फॉर्म है। इट विल टेक द प्रोटॉन्स 2 प्रोटॉन्स फ्रॉम द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड इट विल गेट रिड्यूस्ड। ठीक है, सो ये हमारा फर्स्ट कॉम्प्लेक्स है। तो सेकेंड कॉम्प्लेक्स कौन सा है स्टूडेंट्स? So this is the first complex, ubiquinol. It receives reducing equivalents via FADH2 complex 2 that is generated during the oxidation of succinate in citric acid cycle. So let us see. I will explain you here. Now what happens students? जो second complex है हमारा that is succinate dehydrogenase complex. अभी मैंने आपको explain किया. Let's see this diagram. So this is the second diagram. सेकेंड कॉम्प्लेक्स है सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम। ठीक है, सो ये क्या करता है? कैटालाइज करता है कन्वर्जन ऑफ सक्सिनेट टू फ्यूमिरेट इन द क्रेब्स साइकिल। सो ये जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन थी इसने क्या प्रोड्यूस किया था? इसने प्रोड्यूस किया था FADH2। ठीक है, सो FADH2 क्या करेगा? अपना कॉम्प्लेक्स जो है कॉम्प्लेक्स 2 के अंदर है वो अपने इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किसको डोनेट करेगा? FADH2 अपना इलेक्ट्रॉन्स किसको डोनेट करेगा? टू FES। ठीक है, FES को देगा। FES जो है और इलेक्ट्रॉन्स आर देन ट्रांसफर टू द यूबिक्विनॉन। उसको जैसे पहले वाले जैसे फर्स्ट केस में गया था तो ये पहले अपनी इलेक्ट्रॉन्स FES को देगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर कर देगा यूबिक्विनॉन को इन द सेम वे एज इन द कॉम्प्लेक्स 1। सो यूबिक्विनॉन जो होगा वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करेगा टू कॉम्प्लेक्स 3। नाउ हम किसके पास आ गए? कॉम्प्लेक्स 3 के पास आ गए। सो स्टूडेंट्स दिस इज द कॉम्प्लेक्स 3। So here electrons they are first received by साइटोक्रोम C1। सबसे पहले कौन रिसीव करेगा? C1 रिसीव करेगा, फिर FES के पास जाएंगे और उसके बाद साइटोक्रोम B के पास जाएंगे। सो दीज आर ऑल रिडॉक्स रिएक्शंस। इलेक्ट्रॉन्स आर देन ट्रांसफर टू साइटोक्रोम C। ठीक है, साइटोक्रोम C के पास इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो चले जाएंगे और साइटोक्रोम C जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स किसको ट्रांसफर करेगा? टू द कॉम्प्लेक्स नंबर 4। राइट, सो इसमें जो रिडॉक्स रिएक्शन है जो थर्ड कॉम्प्लेक्स में ये भी पंपिंग करेगी 4 प्रोटॉन्स की फ्रॉम द मैट्रिक्स इनटू द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। नाउ साइटोक्रोम C जो है वो क्या करेगा? अपनी इलेक्ट्रॉन्स किसको डोनेट करेगा? टू कॉम्प्लेक्स नंबर 4। ठीक है, सो अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर 4 में देखेंगे। सो कॉम्प्लेक्स नंबर 4 जो है दैट रेफर्स टू साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स। इट है साइटोक्रोम A3 एंड 2 कॉपर सेंटर्स। ये मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगी स्टूडेंट्स कि जो साइटोक्रोम C है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कॉम्प्लेक्स 4 को देगा। सो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कौन रिसीव करेगा? नाउ सो दिस इज द कॉम्प्लेक्स 4। कॉम्प्लेक्स 4 में सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसके पास जाएंगे? कॉम्प्लेक्स 4 में सबसे पहले जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दे आर रिसीव्ड बाय कॉपर आइंस। ठीक है, कॉपर आइंस के पास जाएंगे। सो कॉपर आइंस जो हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स किसको देगा? साइटोक्रोम A को देगा। साइटोक्रोम A से जो है इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो साइटोक्रोम किसके पास जाएंगे? A3 के पास जाएंगे। सो साइटोक्रोम A3। राइट, सो ये कॉम्प्लेक्स 4 है स्टूडेंट्स। जो कॉम्प्लेक्स 4 है जो साइटोक्रोम C जो है जो कॉम्प्लेक्स 3 का वो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा कॉम्प्लेक्स 4 को। सो इलेक्ट्रॉन्स आर रिसीव्ड बाय कॉपर आइंस, देन दे डोनेट इलेक्ट्रॉन्स टू साइटोक्रोम A। साइटोक्रोम A ट्रांसफर्स इलेक्ट्रॉन्स टू एक्चुअली फर्स्ट ट्रांसफ़र करता है कॉपर आइंस, एक B टाइप के होते हैं, उसके बाद साइटोक्रोम A3 जो है उसको वो ट्रांसफ़र करेगा। एंड साइटोक्रोम A3 जो है स्टूडेंट्स ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इवन नीट के एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि साइटोक्रोम A3 जो है वो डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन्स टू फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। एंड हमारा फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या है? फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है दैट इज ऑक्सीजन।
राइट. सो ऑक्सीजन जो है इट कंबाइंस, इट विल टेक 2 प्रोटॉन्स फ्रॉम द मैट्रिक्स. सो ये क्या करेगा, 2 प्रोटॉन्स लेगा मैट्रिक्स से. दिस हियर यू कैन सी दिस. सो इट विल टेक 2 प्रोटॉन्स फ्रॉम द मैट्रिक्स and it results in the, and it will get reduced and it results in the formation of water. So ultimate acceptor जो है इलेक्ट्रॉन का in the electron transport chain, that is oxygen. So it combines with 2 protons from the matrix, it will get reduced and it results in the formation of water. राइट स्टूडेंट्स. और ये जो रिडॉक्स रिएक्शन है इट कॉजेज द पंपिंग ऑफ, दिस रिएक्शन कॉजेज द पंपिंग ऑफ 2 protons from the matrix to the intermembrane space. So इससे ये जो पंपिंग हो रहा है प्रोटॉन्स का into the intermembrane space, this causes high concentration of the protons in the intermembrane space. So इससे जो intermembrane space है उसमें प्रोटॉन्स का concentration बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा as compared to the matrix. Okay? Now, so electrons pass करेंगे from one carrier to another carrier via complex 1 to 4. They are coupled to ATP synthase complex 5 for the ATP production. So what is this students? हमने देखा कि जब हमारा continuous pumping होगा protons का into the intermembrane space, what will happen? So intermembrane space जो होगा उसके अंदर जो protons है उसका concentration, ये हमारा students this is the matrix and this is the intermembrane space. So intermembrane space में क्या हो रहा है कि जो protons की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है एज कम्पेयर टू द मैट्रिक्स. सो इससे क्या होगा, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में पॉजिटिव चार्ज हो गया और बाहर क्या हो गया, मैट्रिक्स में नेगेटिव चार्ज हो गया. स्टूडेंट दिस रिजल्ट्स इन इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट. What is electrochemical gradient? High concentration of the hydrogen ions in the intermembrane space and low concentration of hydrogen ions in the मैट्रिक्स. सो ये जो हाइड्रोजन आइंस जो हैं स्टूडेंट्स ये वापस मैट्रिक्स में वाया मेम्ब्रेन डायरेक्टली नहीं आ सकते बिकॉज मेम्ब्रेन इज नॉन परमिएबल टू द आइंस. तो कैसे आएंगे, हाउ दे विल कम बैक? They require a special type of transporter and that transporter is ATP synthase. ATP synthase है, they are F0 F1 particles हैं जो कि inner membrane में present होते हैं. सो ये जो एंजाइम ATP synthase है ये ट्रांसपोर्ट करेगा हाइड्रोजन आइंस को इनटू द मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया. ओके. सो स्टूडेंट्स नंबर ऑफ ATP मॉलिक्यूल्स जो प्रोड्यूस होंगे डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर. NADH 1 NADH जो है वो 3 ATP प्रोड्यूस करता है और 1 FADH2 जो है वो 2 ATP प्रोड्यूस करेगा. Aerobic respiration role of oxygen is limited to the terminal stage, yet oxygen is vital since it drives the whole process by removing the hydrogen from the system. Oxygen जो है वो final hydrogen acceptor है. In respiration, energy of oxidation reduction is utilized for the phosphorylation. कैसे ATP प्रोड्यूस होगा from ADP और इस प्रोसेस को हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन बोलते हैं एंड इट इज़ डिफरेंट. जो हमने फोटोसिंथेसिस से देखा उससे ये डिफरेंट है. नाउ स्टूडेंट्स जो एनर्जी रिलीज होगा ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इट इज़ यूज टू सिंथेसाइज ATP बाय ATP सिंथेटेज दैट इज़ कॉम्प्लेक्स 5. सो स्टूडेंट्स ये हमारा कॉम्प्लेक्स 5 है दैट इज़ ATP सिंथेज. ओके. सो अभी मैंने आपको बताया कि जो प्रोटॉन्स का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में बिकॉज जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में जब कॉन्टिन्यूस पंपिंग होता है तो हाई कंसंट्रेशन हो जाता है प्रोटॉन्स का. यहाँ पे आप देख सकते हो हाई कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोटॉन्स इन द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस और कंपैरेटिवली मैट्रिक्स जो है उसमें हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन कम है. तो यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज है. सो दिस कॉजेज इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट. ठीक है. और ये जो आपके प्रोटॉन्स हैं ये डायरेक्ट मेम्ब्रेन में क्रॉस नहीं कर सकते बिकॉज मेम्ब्रेन इज इम्पर्मिएबल टू आइंस. सो वी नीड अ स्पेशल ट्रांसपोर्टर एंड दैट इज ATP सिंथेटेज. ठीक है. सो ये ATP सिंथेज है, ये ट्रांसपोर्ट करेगा हाइड्रोजन आइंस को बैक इनटू द मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया. स्टूडेंट्स इज इट क्लियर? सो ATP सिंथेज आप देख सकते हो इसके दो मेजर कंपोनेंट हैं दैट इज F0 एंड F1.
F1 जो है वो हेड पीस है, दिस इज F1 हेड पीस है, पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन है। F0 जो है वो इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है, राइट। सो दिस इज F0 एंड F1 पार्टिकल्स। सो ये हमें हेल्प करेंगे इन द प्रोडक्शन ऑफ ATP, ठीक है। सो इसमें जो एनर्जी जो प्रोड्यूस होगी दैट इज़ यूज टू फॉस्फोरिलेज ADP into ATP. So that is the basic of generation of the energy, right students? So this is ATP synthase. आप दे सकते हो स्टूडेंट, दिस इज नोन एज F0 F1 पार्टिकल है, ATP सिंथेज है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरह से इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट बना, प्रोटॉन्स कंसंट्रेशन जो है इंटर मेम्ब्रेन में कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गया, और यहाँ पे मैट्रिक्स जो है माइटोकॉन्ड्रिया का उसमें प्रोटॉन्स का कंसंट्रेशन जो है वो कम है। सो इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट्स, और ये जो प्रोटॉन्स हैं ये पास करेंगे वापस विद द हेल्प ऑफ F0 F1 पार्टिकल्स, एंड दिस इज नथिंग बट दिस इज एंजाइम ATP सिंथेटेज। ये ट्रांसपोर्ट करेगा प्रोटॉन्स इनटू द मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, राइट। So F1 is head piece है, site for ATP synthesis है from ADP and the inorganic phosphate. So इस तरह से ये channel बनेगा through which the protons जो हैं they cross the inner membrane. Then students, what is chemo-osmotic hypothesis? This is osmotic hypothesis जो है it couples the electron transport to ATP generation. It is proposed by Peter Mitchell in 1961. So he suggested that ATP is generated by the use of energy that is stored in the form of proton gradient. So this is electrochemical gradient, ठीक है। So across the biological membrane. Complex 1 and 4 appears as proton pump. They transport the proton across the membrane due to conformational changes. In complex 3 protons are carried across the membrane by the ubiquinol. अभी मैंने आपको एक्सप्लेन करा, कॉम्प्लेक्स 1 और 3 जो हैं वो पंप करते हैं 4 प्रोटॉन्स पर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड कॉम्प्लेक्स 4 जो है वो किसने कितने पंप किए थे, 2 प्रोटॉन्स per pair of electrons. They are transported and other 2 protons are combined with the oxygen to form the water. तो अल्टीमेटली जो था ऑक्सीजन जो है वो एक्सेप्टर है, तो किस तरह से जो अल्टीमेटली जब ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन्स पहुंचे थे तो फाइनल जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर था दैट वाज ऑक्सीजन. सो इट कंबाइंस विद 2 प्रोटॉन्स फ्रॉम द मैट्रिक्स. सो यहाँ पर 2 प्रोटॉन्स उसमें कंबाइन हो गए, इट गेट रिड्यूस्ड एंड इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द वाटर. सो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने देखा कि पैसेज ऑफ प्रोटॉन्स जो है दैट इज कपल्ड टू द कैटालिटिक साइड ऑफ F1 component of ATP production. So for each ATP produced, 2 protons passes through the F0 from the inner membrane space to the matrix down the electrochemical proton gradient. So इस तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास जो जब पंपिंग होती है प्रोटॉन्स की फ्रॉम द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस टू द मैट्रिक्स थ्रू ATPase, दैट इज़ जो हमारा ATP सिंथेज है वो हमारे ट्रांसफ़र करेगा प्रोटॉन्स फ्रॉम द हाई कॉन्सेंट्रेशन टू द लो कंसंट्रेशन एंड इट विल जनरेट द एनर्जी. और ये जो एनर्जी हमारी होगी दैट इज़ यूज टू फॉस्फोरिलेट ADP into ATP, right? So here comes the role of the enzyme that is ATP synthase. Because membrane जो है इंटरमाइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो है वो इम्परमिएबल है आयंस के. सो इस तरह से स्टूडेंट्स जो ATP का सिंथेसिस जो है वो होगा. ओके, so this is the summary of the electron transport chain. So this is the membrane and ये हमारे पास complex 1 है, 2 है, 4 है and this is the final ATP synthase and how the ATP is generated from ADP and phosphate. Okay students, so this is clear to you. So that's all. Thank you very much for watching today's lecture, that is electron transport system or electron transport chain and then the oxidative phosphorylation, that how the ATP is produced. So I hope students ये आपको समझ आ गया होगा. So watch it very carefully with the help of diagrams and I'm sure it becomes very clear to you. So thanks for watching.